ओके, सो मैडम हेयर मैं इज डन। 7 दिन से तो साथ हूँ आपके। नहीं आप हो, लेकिन बाकी मैडम टीम आपको अच्छे हमारी। से पता है कि आप करा देंगी। हाँ डॉक्टर मेहरीन, बाकी टीम तो आपको पता है ना हमारी अभी बेचारी इधर उधर हुई हुई है, आ जाएगी वो भी। हाँ वो चलो कह रहे थे ईद के बाद। ईद के बाद। असल लास्ट ईद पे ना उनके साथ बड़ा एक मिसहैप हुआ, ईद के बाद उनका टेम्पो खराब हो गया। अब वो कहते हैं हम ईद के बाद टेम्पो बनाएंगे। चले। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉज विच इफेक्ट। देखो जब भी सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, तो कोलिनर्जिक ने अपने वाला इफेक्ट देना, दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, एक चीज। दूसरी चीज होगी ये एक्सरसाइजिंग है नॉन एक्सरसाइजिंग, ये वाले अभी ऊपर करके आए हैं। मैडम नॉन एक्सरसाइजिंग। दूसरा इंक्रीज कर देगा स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशंस, ठीक है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स को करता। अच्छा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन विच, एल से हाइड्रोलिटिक का एल और एल से लाइसोसोम्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू विच ऑफ दिस डिक्रीजेस। तो किधर होगा आपके पास, इधर बेसिकली एक सीक्वेंस है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो इधर जो आपके पास है जी, दैट इज ये किडनी इज ग्रेटर देन स्प्लैंक्निक वेसल्स, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीजेज टू एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन डेवलप हो, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो। और डिक्रीज करेगा टू किडनी एंड स्प्लैंक्निक वेसल्स को। अच्छा, किडनी को अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? एंजियोटेंसिन रेनिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा उससे पहले मुझे बताओ जीएफआर के ऊपर क्या फर्क होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? आपके पास एफरेंट जोन सा ब्लड जा रहा है वो कम हो गया। कंस्ट्रक्शन हो गई। हाँ जी। एफरेंट की कंस्ट्रक्शन हो गई ना, फिर अगर डायलिटेशन होती तो कंस्ट्रक्शन हो गई। जीएफआर बढ़ता। जी जी, तो जीएफआर कम हो गया, पहले तो ये होगा। फिर जो आप कह रहे हो ना वो रास सिस्टम और वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा चलो, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन, ठीक है, जब हैवी किस्म की एक्सरसाइज है तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। तो इन चीजों को समझना है और फिर करना है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन थिकनेस, दैट इज आपके पास डिफ्यूजन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो वेरी लॉन्ग इज पैराक्सिज्म, शॉर्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग हैज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमस। अच्छा ये एक ना आपके पास पूरा वो निमोनिक लिखा हुआ है उसके ऊपर रफ़ी में, जीआईटी में मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ग्लूकोज, पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड, लैक्टेट, इसमें आता है यूरिया भी आता है कहीं पे, देख लेना इसको ना, ये पूरा एक सीक्वेंस लिखा हुआ है उसमें। ये पाक इंडिया वाला तो नहीं था, लेकिन ये तो वही वहाँ है, पे final वही है, वही है। में पढ़ा था। उसमें मैम ये ग्लूकोज नहीं था, पैरा माइनो पेरिक एसिड पहले था। चलो, लेकिन ऐसे है कि आपके पास जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना, ज्यादातर ग्लूकोज के साथ ही आता है, दैट इज सबसे पहले प्रेफरेंस उधर। तो चलो जो भी सीक्वेंस है, मगर ये न्यू सीक्वेंस है ना, अब इसी को फॉलो करो, ग्लूकोज, पीएच, लैक्टेट। अच्छा, टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर, और ये पाक इंडिया वाला इधर लिख लेना, ठीक है। अगर जीआईटी पास खुली हुई है तो लिखवा भी दो, लेकिन टाइम लगेगा। चलो, टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस रहने दो। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर्स इन लाइसोसोम्स, दैट इज फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और आज डिफ्यूजन का क्या किया था हमने, डॉक्टर मेहरीन, नहीं तो डॉक्टर? 1000 का था कि अगर 1000 से नीचे है तो डिफ्यूजन है, अगर 1000 से ऊपर है तो फिर वो पिनोसाइटोसिस होगा उसके अंदर। बी और पी, ठीक है। मोर जी। देन 1000 एंड लेस देन 1000, चलिए शाबाश। अच्छा जी, इन सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड बिटवीन इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये आपके पास है फॉस्फोलिपिड की लेयर और ये है आपके पास प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोफोबिक टेल है ये वाला, ये लिपिड स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन है। तो इनके दरमियान का दिस बॉन्ड इज बेसिकली आपके पास ये वाला, दिस इज इसका हाइड्रोफोबिक और इसका कोवैलेंट बॉन्ड फोबिक, फोबिक वाटर रिपेलेंट। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनेली कंटेन डबल मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको कल दो तीन चीजें बताई थी आपको, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन, किसी को अगर याद हो। न्यूक्लियस, और ये तो चलो डबल मेम्ब्रेन हो गया, और पेरोक्सोम भी। पेरोक्सिसोम डबल है। पेरोक्सिसोम सिंगल लेयर है। Peroxisome single layer है। अच्छा, ठीक है। 1 layer 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 है
ये तो उधर अलग से लिखा हुआ था, ठीक है। चलो, रिगार्डिंग स्केलेटल मसल व्हाट इज ट्रू, तो फ्लैशी बेली ऑल थ्रू आउट, ठीक है। अच्छा जी, स्टूडेंट है, एग्जामिनिंग स्लाइड है, विजुलाइज द ट्यूमर ऑफ मसल्स है, जीआईटी ऑफ प्रोटीन व्हिच कनेक्ट्स टुगेदर मिसिंग इज दैट इज फिब्रोनेक्टिन, मैंने आज बता दिया। अच्छा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ, तो मैंने बताया कि आपके पास सोडियम होगा अगर कम, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास स्लोप या एक्शन पोटेंशियल या हाइट, ठीक है, के साथ आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसके बाद है आपके पास पोटेशियम, इसका डायरेक्ट रिलेशन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और फिर है कैल्शियम, और इसके इनवर्स रिलेशन है आपके पास एक्साइटेबिलिटी के साथ। अच्छा डॉक्टर आयशा, आप ना इधर, ये डॉक्टर मेहरीन ने सुबह का लेक्चर नहीं लिया, तो जो मैंने इसके पॉइंट्स बताए थे वो भी, और ये जल्दी से पढ़ के बताओ। हाइपो मैम इसमें जो आपने बताया था हाइपोनेट्रीमिया में और हाइपोक्लीमिया का बताया था। जो हाइपोनेट्रीमिया ना उसमें हम वो एम्पलीट्यूड स्लोप के साथ आता है, और जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम का एक्साइटेबिलिटी के साथ इनवर्स है, मतलब जैसे अगर वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी से कहते हैं तो फिर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से वो होता है। और इसमें ना मैम इसमें कैल्शियम में और कैलीमिया में वो पोटाशियम में फर्क आता है, तो वो डायरेक्ट है और ये इनवर्स है। मतलब हाइपर एक्साइटेबिलिटी तो पोटाशियम ज्यादा है, लेकिन हाइपर एक्साइटेबिलिटी में कैल्शियम कम होगा। Hypocalcemia increase excitability और hypercalcemia decrease excitability, hypokalemia decrease nerve excitability in nerve and also ये मैम direct हो गया and difficult to create action potential. Hyperkalemia increase nerve excitability, resting membrane potential. Hyponatremia decrease height of action potential और hyponatremia increase height of action potential. अब इसी तरह ही hypokalemia में आता है sinking of heart के साथ, और आता है यू वेव आती है प्रोमिनेंट। लेकिन अगर वो बताता है कि लो एम्पलीट्यूड है तो वो फिर हाइपोनेट्रीमिया होगा, अगर लो एम्पलीट्यूड का मेंशन कर दे तो। हाइपोक्लीमिया के साथ यू इन्वर्टेड टी, और हाइपोक्लीमिया के साथ टॉलटेंटेड वी, सिंकिंग ऑफ हार्ट के साथ हाइपोक्लीमिया, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड दो लो दिया हुआ है तो फिर हाइपोनेट्रीमिया। शाबाश डॉक्टर ईशा। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी ऑफ 8 आवर्स, जब भी लंबी सर्जरी होगी तो आपने एसोफेगस में रखना है प्रोब, ठीक है। अच्छा, ये नीचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ लो एक दफा, ये ना हो कि बाद में कोई पढ़ा नहीं था। जी पढ़ा दो डॉक्टर ईशा। Probing distal esophagus is the easy and reliable method, especially in children. Probing tympanic membrane also good method, but it is invasive, can perforate tympanic membrane and may give initial false reading. Pulmonary artery catheter with distal tip thermistor is invasive and gold standard method for measuring core body temperature. चलें जी, बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा स्केलेटल मसल तो इंक्रीज प्रोटियोलिसिस कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स व्हिच प्रिवेंट अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम पासिंग थ्रू देम, दैट इज आपके पास टाइट जंक्शन। अभी भी यही था कि सेल टू सेल है ना, वो आपके पास टाइट जंक्शन है, तो जब टाइट होगा तो वो अपनी मर्जी का नहीं, मतलब मर्जी का जाने देगा, दूसरा नहीं। अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, तो हाइपर पोलराइजेशन है ये, ठीक है। दिस इज द ई प्लग्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन दोनों आपके पास इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम के साथ है। अच्छा जी, इन नॉर्मल हेल्थी पर्सन सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू, तो सिंपैथेटिक है तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स। आपको पता है कि जब भी एक्सरसाइज है और दूसरी चीज है तो आपने किसको देना ज्यादा, एक होता, मुझे बताओ नॉर्मल मैकेनिज्म है, अगर आप बॉडी को ब्लड चाहिए तो बॉडी ने सबसे पहले क्या करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करना है, तो पेरीफ्रीज में ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, हाँ, रेनॉल्ड फिनोमेना होगा। हाँ जी, और दूसरी चीज़ ये बताओ कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको ब्लड नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस बढ़ गई है, वो फ्लो नहीं होने दे रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ना चीज़ों को देखना है। इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, अच्छा नेकेड पर्सन, अब तीन चीज़ें पहले समझ लो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। एक है कि एक बंदा एक कंडक्टिव सर्किट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज ताबूत है ना जो पड़ा हुआ है, मरा हुआ बंदा, दैट इज आपके पास कंडक्शन, ठीक है। उसने अपनी इनहेरिटेंस को कंडक्ट कर दिया अगली जनरेशन में। अच्छा, दूसरी चीज होगी आपके पास नेकेड पड़ा हुआ है, ठीक है, नेकेड कपड़े उतार दिए हैं, ठीक है, तो दैट इज आपके पास कंडक्शन था। दूसरा क्या था? ऑप्शन होगा ये क्या कि थी? रेडिएशन है ये, नहीं क्या रेडिएशन। अच्छा, फिर इसके बाद है ह्यूमिडिटी, आ गई है ह्यूमिडिटी, तो इट इसमें इज कन्वेक्शन, ठीक है। फिर अगर वो इवेपोरेशन की बात करेगा तो ये आपके एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ। चलो जी, अब है जी 20 एसी रूम है, टेम्परेचर उसने 21 दी है, इधर उसने ह्यूमिडिटी बता दी है, ठीक है। तो अब ह्यूमिडिटी बताइए और साथ में ह्यूमिडिटी है तो इट शुड बी
मैम कन्वेक्शन होता ना। होना तो कन्वेक्शन चाहिए भाई। मैम ये हमेशा ही उल्ट करते हैं, जो हम लोगों ने इसमें ये वाला अरेंजमेंट याद करते हैं ना, वो ऑप्शन इससे उल्ट देते हैं ये हमेशा, या फिर प्रेफरेंस बता देते हैं। अभी वैसे भी मैम इसमें दो चीजें हैं, पहले टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी है। देखो कंडक्टिव सरफेस नहीं है, टेम्परेचर तो है, ह्यूमिडिटी भी होगी। नेकेड भी लिखा हुआ है ना असल, ये देखो सॉरी मैंने नेकेड नहीं देखा। अच्छा, नेकेड की वजह से एक नेकेड है, दूसरा ह्यूमिडिटी भी है, तो यार सही है ना फिर। लेकिन जी ये रेडिएशन और कन्वेक्शन होना चाहिए था ना। जी अब मैम। कन्वेक्शन इसलिए कंडक्शन है। सॉरी मेरी ना एक गंदी आदत है, मैं पहले भी यही करती थी, मैं आज भी यही करती हूँ, मैं पेपर में ना जाकर अब मेरा फोकस सिर्फ इधर रह गया, मैंने नेकेड देखा ही नहीं है, ठीक है। तो काइंडली मेरी तरह नहीं करना, ये ध्यान करना है। ओके चलो, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन एपिकल लेयर ऑफ, तो दैट इज सीलिया आपके पास होते हैं, ठीक है। एपिकल लेयर ये यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आपके पास सेंसरी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है अब, ये लेबल लाइन प्रिंसिपल इसका क्या था। वन मैम ये सेंसेशन। पे एक हाँ सेंसेशन। जी, हाँ जी, एक सेंसेशन, एक ही आपके पास जो नर्व फाइबर्स के साथ है, दैट इज लेबल्ड लाइन। अच्छा, व्हाट इज आपके पास डॉक्टर साहब डॉल्टन्स लॉ। मैम ये प्रेशर का कुछ होता था। हाँ जी, प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सिंगल गैस, ठीक है। अच्छा, और कौन सा था, डॉल्टन्स था, दूसरा कौन सा था, डॉल्टन था, लेप्लॉज था, लेबल्ड लाइन था, लेप्लॉज वाला, और क्या था, नहीं नहीं लेप्लॉज था ना एक, वो क्या था। मैडम उसमें ये होता है कि वो बर्स्टिंग प्रिवेंट करता है कैपिलरीज की। जी जी, कैपिलरी का इंटरनल अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इट विल फिर भी बर्स्ट नहीं करेगा, बर्स्ट नहीं करेगा, दिस इज द लैप्लास लॉ। अच्छा, इन एक्सोनल मेम्ब्रेन कांस्टेंट मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन डिपेंड अपॉन, दैट इज मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस। मैडम उसकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, हाँ जी, कि वो कितना एक रिटेन कर पा रहा है। अगर मैंने आपको पूरा सेल पढ़ा दिया तो आपकी कैपेसिटेंस क्या है कि आपने सेल को कितना रिटेन किया है। अच्छा, इन एक्सोनल मेम्ब्रेन कांस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, तो जो एक्सॉन्स की मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। अब ये एक अजीब है लेकिन चलो। अच्छा, एक्टिन इज बाउंड टू जी लाइन बाय एक्टिनिन, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 2/3% ऑफ बॉडी फ्लूइड इज, दैट इज मैंने आपके पास सेल के अंदर सारी कराया कि 48 लीटर है। 2/3 आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी इंट्रा सेलुलर, और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ जी, 42 नहीं था मैम। ठहरो एक मिनट, 42, हाँ 42 लीटर, ठीक है। 28 था सॉरी, और 14 था, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास जो सा एक्स्ट्रा सेलुलर, दिस इज द आपका 2/3, सॉरी 1/3, और जो इंट्रासेलुलर है ये है 2/3। 1/3 में से आपके पास ई को मैंने कहा था ना 3 कर लो, तो इसमें इंटरस्टिशियम है और प्लाज्मा है, ये 10.5 है और प्लाज्मा आपके पास 3.5 है। अच्छा चलो, साइटोकेराटिन इज मेड अप ऑफ, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ICM, ठीक है। तो इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन और साथ में या साइटोकेराटिन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर ये इसको इसको जोड़ता है। अच्छा, सिक्रेटरी वेसिकल्स आर फाउंड फ्रॉम, दैट इज गोल्जी अपरेटस, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सेल इज, सेल में क्या होता है आपके पास, हीमाटॉक्सिलिन स्टेन्स न्यूक्लियस ब्लू, ठीक है। और ये क्यों होता है, राइबोसोम्स की वजह से। और जो एओसिनोफिलिक स्टेन होता है वो क्यों होता है, डिक्रीज RNA की वजह से। रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब देखो बेसिकली आपके पास ये होता है ग्लोबुलर हेड, और ये होती है आपके पास टेल, ठीक है। ये फॉस्फेट से होता है, और ये जो इंसॉल्युबल इन वाटर इज ये फॉस्फोलिपिड, ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर है। तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, नॉट हाइड्रोफिलिक। अच्छा, स्टेटमेंट ट्रू अबाउट गैप जंक्शन इज, आपके पास क्या है, प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स, इसलिए सिंसिटियम के तौर पे एक्ट करेंगे। ट्रू रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल, तो सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल कैन सबमिट, आप उसको सबमिट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ये भी बहुत पुराना MCQ है, और ये तो आपके क्या कहते हैं, हमने क्या किया MBBS में भी होता था। ड्रग रिसेप्टर्स आर दैट आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स भी ज्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रिपोर्ट्स हैं, ये तो नहीं रख दूंगी।
अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड passes through which of following, that is passive diffusion. अच्छा, ऑन वही हिमाटॉक्सिलिन और एसिनिलिक जो सिस्टेनिंग है स्टूडेंट सीज हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो मैंने दो चीजें बताई थी, एक होता है हॉलो वैक्यूल, एक होता है लाइसोसोम, ठीक है, लेकिन अराउंड न्यूक्लियस है। अच्छा, तीसरा होता है फैट सेल या एडिपोज, ठीक है, उसमें क्या होता है फॉलो होता है और सिग्नेट, ये इसका फीचर है, ये जबकि पूरे के पूरे खोखले होंगे, ठीक है। अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इट हैज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। अच्छा जी, कनेक्शन कनेक्टेड टू डेस्मोसोम्स आर, तो डेस्मोसोम्स के साथ क्या लगे होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो लेट्स सपोज ये आपके पास ये डेस्मोसोम्स पड़े हुए हैं ये, ठीक है, इन डेस्मोसोम्स के साथ जो पड़ा हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या काम है कि ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को और साथ में साइटो कैराटिन या स्केलेटन को जोड़ता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, व्हाट इज ए नाइन गैप, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा गलत करती थी, अनमयर्ड करती थी, तो इट इज मयर्ड, ठीक है, और मयर करेगा अनमयर्ड को, ठीक है। डेफिनेशन है मयर्ड के टाइन एंड मयर्ड एनाइन, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, आपने सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस जो बाइकार्ब होता है शायद और क्लोराइड, दूसरा क्या होता है, क्लोराइड होता है मैडम। क्लोराइड ही होता है। अच्छा मैंने कहा शायद गलत ना बता दूं किधर। एनाइन गैप है अच्छा, ना मैडम। हाँ जी। हम्म, अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये आपके पास 8 to 12 नॉर्मल होता है, पोटेशियम की अपनी वैल्यू 4 है। एक सिनेरियो में अगर उसने पोटेशियम दिया हुआ है तो फिर आपको ना 4 ऐड करना है, और अगर नहीं है तो ये इस दफ़ा इसका का एक एमसीक्यू आया हुआ था, उसमें शायद उन्होंने पोटेशियम दिया था या नहीं दिया था, मैंने एक जनरल सा ना सर्वे देखा था लोगों का, तो उसमें ये एमसीक्यू था। अच्छा चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज दैट इज कार्बन। ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो जितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ये आपके पास एक्वापोरिन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जितने ज्यादा पार्टिकल है उतनी ज्यादा ये होती जाएगी, ठीक है। सब विच ऑफ फॉलोइंग मसल डू नॉट टेटनाइज, दैट इज कार्डियक मसल्स, हमें पता है ये नहीं करता। अच्छा, ऑटोमेटिसिटी और वो उसकी वजह से, द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय दैट इज कोलेस्टेरॉल, फ्लूइडिटी के साथ कोलेस्टेरॉल है, क्यों, इंटीग्रीन्स के साथ है नहीं, लिपोपोलीसेकेराइड्स, ग्लूकोज, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कर लो भाई। अच्छा, ट्रू अबाउट यूक्रोमेटिन, तो मैंने इसका किया था बियर, बेसोफिलिक यूक्रोमेटिन ए से एक्टिव, आर से आरएनए, ठीक है। तो इसे क्या लिखा हुआ है, लाइटली कंडेंस, तो जितना ज्यादा वो मतलब कंडेंस होगा तो वो हाइड्रोक्रोमेटिन है, और लूजली जो होगा वो आपके पास लाइटली स्टेन वाला। मैडम एक मिनट बियर को रिपीट कर दें, ये क्या है बी इसमें से, आप ले रही हैं। हाँ, ई से यूक्रोमेटिन स्टेट है, दिस इज, बी से होता है ये बेसोफिलिक स्टेन करता है, ए से ये आपके पास एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्टिवली, ठीक है, और आर से आरएनए, ठीक है। अभी ये जरा मैं, अच्छा जी चले, एक मिनट बच्चों ठहरना जरा। क्या कर रही है? मैं लड़के देखता हूँ इसकी तरह। ओके, मास्क लगा। अच्छा, मोस्ट ग्रोथ फैक्टर हैव रिसेप्टर्स ऑन व्हिच ऑर्गेनेली, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे जोन से है ना, इंसुलिन और ये ग्रोथ फैक्टर्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस में है, टायरोसिन जो थायराइड वगैरह में हेल्प करेगा, और साथ में थायराइड वगैरह, ठीक है, नॉर एपी एपी डोपा शोपा। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका है, सेंट्रियोल्स, इसके अंदर ये 3 की फॉर्म में पड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेंट्रोमियर ना कर देना, इट्स सेंट्रियोल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर, जी बच्चों। मैडम सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड आके जुड़े होते हैं। ये क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमियर। शाबाश, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो माइक्रोट्यूबुल, और ये क्या पड़े हुए हैं, दी ज्यादा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या पड़े हैं, क्रोमेटिड्स हैं ये।
ये क्रोमेटिड्स तो यार सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये किसकी बात थी? ओके चलो आगे बच्चों। आगे है द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन इंटेस्टाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने ये किया था कि ये जब इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है, वो आपके पास ग्लूकोज के साथ है, सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज के साथ। लेकिन अगर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की बात करेगा तो वो है आपके पास फ्रुक्टोज। सुक्रोज को फर्दर डाइजेस्ट होने, ठीक है, और फ्रुक्टोज जो है सीमेन में सबसे ज्यादा है, और इसकी फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर। स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स रिदमिकली मायोजेनिकली अच्छा, स्ट्राइटेड मसल सॉरी स्केलेटल वाली की नहीं बात कर रहा क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर में है। तो ये है आपके पास कार्डियक मसल्स। सेल स्वेलिंग दैट अकर इन रिवर्सिबल इंजरी, रिवर्सिबल इंजरी में जो सेल है उसमें अंदर पानी पानी हो जाता है वो, दैट इज इनवर्ड वाटर फ्लो, ठीक है। अगर कैल्शियम एंट्रेंस होता तो ये आपके पास हो जाता उसका इरिवर्सिबल का। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू कैपिलरीज इन्वॉल्व पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, और कैपिलरीज का काम है डिफ्यूजन का। रिगार्डिंग सार्कोमेयर, ठीक है, तो दो दो जी लाइंस के दरमियान है आपके पास सार्कोमेयर, ठीक है। इसके बाद आगे चलो तो आपके पास आ जाता है कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ, ये मैग्लिन भूल गई थी, स्विंगोमाइलिन, ठीक है। एक हमने किया था ग्लाइसिन, एक हमने किया था कोलिन। ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी और कोलिन की एक्सेस क्या करता है बच्चों? मैडम सेल इंजरी करा रहा सेल होता ग्रोथ। है। शाबाश। एल्ब्यूमिन डज नॉट पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू, तो एल्ब्यूमिन इज लाइक आपके पास लार्ज ना कर देना, नेगेटिव करना भाई, अल्लाह का वास्ता है। बेसिक ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, एसिडिक ड्रग आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज में इसमें निमोनिक है, HPL, हेपरिन, प्रोटियो पी से क्या था, प्रोटियोग्लाइकिन थे, प्रोडक्ट ओके, और एल से लेमिनिन। अगले दिन उसने MCQ में ना नेगेटिव चार्ज के साथ ये प्रोटियोग्लाइकिन की एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी थी। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडीज, तो बेसल बॉडीज क्या बनाती हैं? बेसिक दैट बेसिक ड्रग्स जो एल्ब्यूमिन के साथ, ये गलत नहीं है, एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ और बेसिक ड्रग अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो डॉक्टर उसामा। एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग binds to albumin and glycoprotein. अच्छा, सही कह रहे हो। एसिडिक ड्रग आपके पास है दैट इज बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन, ठीक है। Albumin has high affinity for negatively charged drug due to its basic amino acid residues, और ये बाइंड करेगा आपके पास एल्ब्यूमिन करेगा एसिडिक ड्रग, ठीक है। और बेसिक ड्रग जो है वो आपके पास है अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और इसमें आपके पास एग्जांपल हैं आपके पास दैट इज एसिडिक में आपके पास एग्जांपल वारफरीन, फेनिटोइन और एनसेड्स। और बेसिक में आपके पास लिडोकेन, प्रोप्रानोलोल और TCS। थैंक यू डॉक्टर तला, सॉरी डॉक्टर तला के डॉक्टर सामा। चलो ये लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है मेरा उल्टा हो गया था, ए और BG। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडीज इज सीलिया, तो सीलिया की एपिकल सरफेस पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बेसल बॉडीज भी इसी के साथ एसोसिएशन है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो उनसे हैं वो आपके पास बेसिकली किधर शॉर्टनिंग हो रही होती है, कौन सी फेज ऑफ सेल साइकिल में? टीलोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में अलाइनमेंट है, मेटाफेज के बाद कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज में शॉर्टनिंग, और टीलोफेज में फिर फर्दर वो डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, सेल के सेल। अच्छा, लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन कोलेस्ट्रॉल इन इट्स स्ट्रक्चर फंक्शन, दिस कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन इज दैट इज आपके पास परमिट करेगी एना, मेटा और टिल्लू नहीं होती मैम? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। टीलोफेज में ना फर्दर जो
साइटोकाइनेसिस या साइटोलाइसिस है ना, साइटोप्लाज्म के डिवीजन, इधर 2 बनेंगे। एनाफेज में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये जो आपके पास फरोइंग आती है लेकिन अभी सेपरेशन नहीं हुई होती। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट में होंगे और यहाँ पे बेसिकली सेपरेट आउट कर जाएंगे, ठीक है। इधर फिर माइक्रोट्यूब्यूल छोटे हो जाते हैं, ठीक है डॉक्टर उसामा। जी मैम। ठहरो 1 मिनट, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइनमेंट है, एनाफेज में सेपरेट करेंगे और टीलोफेज में आपके पास पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दी है, उसमें देख लेना, ठीक है। चलो ओके, अब आगे आ जाओ। Cholesterol is made up of sterol, a type of lipid embedded in lipid bilayer that allows movement across it. Basement membrane possesses negative charge, तो that is आपके पास वही वाला निमोनिक HPL वाला या एल्ब्यूमिन। इसके बाद आगे चले जाओ, और ऑक्सीजन और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ आता है अक्सर ई कैडहेरिन की डाउन रेगुलेशन लीडिंग टू कार्सिनोमा। डेस्मोसोम्स के 2 सेल्स को आपस में जोड़े रखेगा, ठीक है। इलास्टिन हमने उसमें किया है अपना एलर डेनलर के साथ, ठीक है। और इसमें सिर्फ कोलेजन में हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है, इलास्टिन में क्या हो रही थी बायोकेमिस्ट्री में? लाइसिन, प्रोलीन और ग्लाइसिन होते हैं इसमें, ठीक है। लाइसिन, प्रोलीन और ग्लाइसिन। एंड पे मुझे याद बताना, मैं जरा इसका दिखाती हूँ कि उसके अंदर क्या था। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन बिकॉज देयर साइज इज स्मॉल, ठीक है। ये नहीं है आपने ये वैसे साइज डिपेंडेंट नहीं होता ये। अगर आपके पास दिया हुआ है कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर साइज के साथ मेंशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है और वाटर भी दिया हुआ है, तो वाटर के साइज के ऊपर ज़्यादा जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजनल कैपेसिटी के ऊपर जाना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज आउट करती है सब गैसेज में से। अच्छा जी, स्केलेटल मसल सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, व्हाट इज लाइकली टू बी अपीयर। तो जब भी आप लाइट स्कोपी में स्केलेटल मसल देखते हो तो ये मायोसिन है, ये आपके पास एक्टिन है। तो ये स्ट्राइशंस नजर आती हैं लाइट और डार्क बैंड की वजह से, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन। अच्छा, जिसके बाद इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल्स इज स्टिमुलेटेड बाय मसल बाय स्टिमुलेशन इन मोटर नर्व। तो दैट इज आपके पास जब भी मोटर एंड प्लेट की बात करेगा एक्शन पोटेंशियल, दैट इज आपके पास क्या चाहिए आपको, एसिटाइल कोलिन। और ये बेसिकली किस में कम, माइस्थेनिया ग्रेविस वालों में, ठीक है। इसलिए वो टायर्ड और वो सारी चीजें उन्हें फील होती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्लड और एक प्रॉपर्टी है ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, कि यहाँ पे एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्लड फ्लो टू विच ऑर्गन इज इंक्रीज, तो बेसिकली स्केलेटल मसल्स को चाहिए ताकि उनको ऑक्सीजन मिले और एरोबिक जो अपनी ग्लाइकोलिसिस और वो एरोबिक जो ऑक्सीडेटिव जो होती है प्रोसेस वो हो, रेस्पिरेशन। अच्छा, कैल्शियम इन स्केलेटल मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बाउंड विद, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स के साथ अभी हमने वैसे तो किया था अपना ट्रोपोनिन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बात करोगे तो कैल्सिक्वेस्ट्रिन, और अगर आपके पास इंटेस्टाइन की बात करोगे तो ये, और अगर स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉमन क्या है तो मायोसिन, ठीक है। वैसे हाल ही स्केलेटल मसल्स की बात करोगे तो उसमें एक्टिन प्लस मायोसिन और कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल स्केलेटल मसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बाउंड विद, तो इधर आपके पास कैल्सिक्वेस्ट्रिन, इसको सेपरेट कर लेना, ये हर दफा भूलते हैं कि कैल्सिक्वेस्ट्रिन किसके साथ है, स्केलेटल मसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द मोस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन पल्मोनरी एंड स्केलेटल मसल कैपिलरीज इज, तो जो आपके पास सिमिलैरिटी है पल्मोनरी और ये स्केलेटल मसल्स की एपिथेलियम में, दैट इज इंटरस्टिशियल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। अब बेसिकली देखो, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वैसे तो हम पल्मोनरी के साथ 2 चीज़ें ये वाला ज़्यादातर करते हैं, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, कैपिलरी परमिएबिलिटी, और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे सिमिलैरिटी है बताएं। हम जब वो करते हैं वैसे स्केलेटल मसल्स के साथ तो प्रोटीलिसिस की फिनोमेना होता है, मगर पल्मोनरी की जो कैपिलरीज है उसमें कैसे इंटरस्टिशियम में प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा?
इसको मैं सर्च करके बताती हूँ। The interstitial protein concentration is lower in lungs compared to skeletal muscles। ठीक है, अब इसने कॉमन क्यों कर दिया? इंटरस्टिशियल प्रोटीन जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हायर, 20 to 30 ग्राम होती है इनकी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसका 20 to 30 स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। और जो लंग की इंटरस्टिशियम में दैट इज आपके पास 5 to 10 ग्राम पर लीटर। तो मोस्ट सिमिलर बिटवीन पल्मोनरी एंड स्केलेटल मसल कैपिलरीज। ये वैसे मुझे समझ नहीं लग रहा ना वो दोनों आंसर्स मिल रहे हैं इस क्वेश्चन की। मुझे अभी सारे एमसीक्यूज के वो करा कर ना मैं आपको इसके आंसर्स को, ठीक है, कंपेयर, तो फिर मैं कल आपको इसका बताऊंगी कि इसका आंसर यही है या कुछ और है। चलो, एनर्जी हाउस ऑफ सेल इज दैट इज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका अपना वो होता है डीएनए होता है, ठीक है। इसके बाद आकर चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन नोड्स ऑफ रेनर वायर। अब नोड ऑफ रेनर वायर क्या है? ये आपके पास एक्सॉन है, ये एक्सॉन हिलॉक है, जहाँ पे आपका ऑल और नन लॉ लगते हैं, ऑल और नन लॉ, और यहाँ जहाँ पे आपके पास निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये माइलिनेशन हुई है, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक से जनरेट होगा और यहाँ से नोड टू नोड जाएगा, ठीक है। दिस इज नोड ऑफ रेनर वायर। तो इधर आपके पास क्योंकि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास सोडियम चैनल्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अच्छा जी, और इक्वलाइजेशन ऑफ गैसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। इसका मतलब है जब आप एक कमरे में परफ्यूम करते हो, ठीक है, वो फ्यूम सारे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैव, अब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में बेसिकली प्रोमिनेंट न्यूक्लियोटाइड होता है और इनके अंदर टीलोमरेज की एक्टिविटी होती है और डिवाइडिंग सेल होते हैं अपना टीलोफेज के अंदर। और अगर सेल्स की बात करोगे तो वो स्टेम सेल्स या आपके पास लेबाइल सेल्स होते हैं। लेबाइल सेल्स से दूसरे थे परमानेंट सेल और तीसरे कौन से थे? स्टेबल सेल्स, ठीक है। स्टेबल जो मतलब क्वेश्चन फेज में जाएंगे और बाद में एक्टिवली डिवाइड कर लेंगे जब उन्हें चाहिए होगा। अच्छा जी, और परमानेंट वाले नहीं डिवाइड करते। और एक और चीज थी एक ऑर्गेनेली का पूछेगा तो ऑर्गेनेली में कौन सा था? ऑर्गेनेली में कौन सा था बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया था। एक्टिवली डिवाइडिंग, माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है, उसके पास अपना डीएनए होता है इसलिए वो एक्टिवली डिवाइडिंग होता है। चलो जी, और ये टीलोमेरेज एक्टिविटी या ये जो टीलोफेज है ये किस वजह से एक्टिवली डिवाइडिंग है? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से, ठीक है। ये सारा अब आपने एक जगह पे लिख लो। अ सेल दैट हैज नो पोटेंशियल फॉर डिवीजन इज दैट इज स्टेबल सेल्स, दैट इज आपके पास हार्ट वाले, ठीक है। और इसके बाद है हाउ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज, तो सेल्फ रेप्लिकेशन से ऑक्सीडेटिव जो है वो होती है इधर, ठीक है। इसके अलावा इनर सेल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एंटीफॉस्फोलिपिड जो था वो इसमें होता है और एंटीकार्डियोलिपिन, सॉरी एंटीकार्डियोलिपिन होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन भी होगी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अपना डीएनए भी हो गया, हाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है।
ये भी है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय। तो बेसिकली अब आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन इधर। इथानॉल की अगर बात करोगे मेटाबॉलिज्म की तो वो है पर ऑक्सीजोम्स के साथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली यूबिक्यूटिन, ठीक है, मिस फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन के साथ आएगा, और इसके साथ सेल्विगर सिंड्रोम आता है जिसमें अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम में ही आएगा, सॉरी, वो भी तो पेरोक्सिसोम में ही आएगा, ये ज़ेल्वेगर और यूबिक्विटिन ही ज़ेल्वेगर वगैरह। सॉरी, ज़ेल्वेगर पर ऑक्सीजोम्स के साथ ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिख रही हूँ मैं। हाँ, वो पर ऑक्सीजोम्स के साथ है। एक सेकंड ठहरो। पर ऑक्सीजोम्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसमें अल्फा बीटा और वो सारे हैं, और साथ में आपके पास अल्फा जी, ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की। हाँ जी, और माइटोकॉन्ड्रिया जोन से जिसमें आपके पास आ जाएंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा, और ये फाइनल पैकेजिंग और वो प्रोसेसिंग गोल्जी एपरेटिस के साथ था। अभी एक और चीज मैंने लिखी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो क्या लिखी हुई थी, एक तो ये थी, हाँ, ज़ेल्वेगर, ठीक है। और ये मिलास और ये सारा ना MALS, ये सिंड्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पढ़ लेना, ये आए हुए थे, ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं है, बाकी सब कर दिया था, ये एक रह गया था। वैसे हम करेंगे एंडो में आगे। सेल्स दैट डू नॉट रीजनरेट आर स्टेबल सेल्स, जोन से हैं वो है अंडर फेवरेबल कंडीशन चले जाएंगे, परमानेंट नहीं करते, लेबाइल करते हैं, जर्म सेल्स भी करते हैं। क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड इन, तो जो पेयरिंग है आपके पास क्रोमोसोम्स की, दैट इज इन प्रोफेस। आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम सिस्टर क्रोमेटिड, क्या? सेम सिस्टर क्रोमेटिड जिनके होते हैं। अच्छा, वो हो गया, वो तो ठीक है। जब क्रोमोसोम्स लीनियरली डिवाइड करेंगे या ये परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे? ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर। चलो, सेल ऑर्गेनेली व्हिच कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन इज माइटोकॉन्ड्रिया, पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेशन, पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेटिंग नर्व ट्रंक। तो बेसिकली एक नर्व है, दो ट्रंक, ये जब सब इकट्ठा करोगे तो ये आपके पास समेशन हो जाएगी, दैट इज कंपाउंड पोटेंशियल। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन, तो ये हम जब वो करेंगे वैसे, तो ऊपर से नीचे आ जाओगे तो आपके पास ए में अल्फा, बीटा, डेल्टा, ठीक है, सी और बी फाइबर्स। तो अल्फा इज द फास्टेस्ट, और फास्ट के साथ हाली जोन सा फास्ट के साथ अक्सर डी को देते हैं, सॉरी बी आएगा पहले और फिर सी, और जो स्लोएस्ट है वो आपको सी के साथ देगा। बाकी हम डिटेल्स अगले में करेंगे जब न्यूरो करेंगे। एक्सोनीम ऑफ सीलिया कंटेन्स हाउ मेनी माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बेसिकली 20 ट्यूब्यूल्स होते हैं सीलिया के, दैट इज दो दो वाले होते हैं 9 पेयर्स, और सेंटर में दो अलग, एक ये, दूसरा जो सेंट्रोसोम है या, ठीक है, उसमें आपके पास जो आएगा दैट इज आपके पास 3 वाला पेयर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन किडनी, तो जब किडनी की बात करेगा तो सेकेंडरी एक्टिव, लेकिन अगर और स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, लेकिन अगर फ्रुक्टोज की बात करेगा तो फिर फ्रुक्टोज की क्या होगी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी पढ़कर आए एमसीक्यूज में। पैसिव। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की एग्जांपल बताओ। ग्लूकोज इन प्लेसेंटा। मुझे बताओ ये जो आपके वो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है वो किस तरह करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। अगर सिंपल डिफ्यूजन नहीं है तो फिर पैसिव डिफ्यूजन को उठाना है, ठीक है। ये लोकल एनेस्थेटिक है। चलो, ए बैंड इन सार्कोमेयर, तो हमने ये किया, ये मायोसिन है, ये ए बैंड है, ठीक है। और ये जो आपके पास है एक्टिन, ये वाला, ये इस साइड का एक्टिन, ये इस साइड का एक्टिन, ठीक है। तो ये जो एक्टिन है ये वाली चीज, ये आपके पास आई बैंड है। ये जो मायोसिन है ये आपके पास ये वाला, ये ए बैंड बनाएगा। तो ए बैंड को अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ए बैंड में आपके पास मायोसिन भी, ए बैंड में आपके पास मायोसिन भी है ये सेंटर में, और साइडों पे थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी है। जबकि आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये एक्टिन है, और एक्टिन ये जी लाइन में ये एक्टिनिन के थ्रू
लगा हुआ है। जब भी आपके पास मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो वी लाइन है दोनों साइड के एक्टिव, ये आपके पास बिल्कुल ये ए बैंड के साथ ऐसे होंगे, ये ए बैंड है इसके साथ ऐसे, ठीक है, सार्कोमेर लगा हुआ, ये दो जी लाइंस ऐसे लग जाएंगी। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ था कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मायोसिन के साथ क्या होगा कि इसके साथ दोनों जी लाइंस आ जाएंगी। अच्छा, ईटन लैम्बर्ट लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट अगेंस्ट व्हाट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और वो भी प्री सिनेप्टिक, और एसिटाइलकोलिन वो आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक इन माइसेनिया ग्रेविस। सिमिलैरिटी बिटवीन और इसमें बेसिकली ना एक हॉलमार्क होता है, वो क्या होता है कैल्शियम वाले, ये क्या होता है इसमें, किस तरह प्रेजेंट करता है पेशेंट? मैडम उसमें बेसिकली ये होता है कि जब वो उठता है तब वो टायर्ड फील करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, ओके। सनसेट वाला वो माइसेनिया के साथ है कि सूरज गरूब होने के साथ वो थक जाता है। अच्छा, और इसमें फीचर्स ना, आपके रफ़ी का एक पेपर है जिसमें उसने वो इरेक्शन और वो सारी चीज़ों की भी जिक्र किया हुआ है, और कुछ एक दो चीज़ें उसको वर्सन अप करते हैं, वो टेबल देख लेना इसका। इस दफ़ा आपने जैसे ये एमसीक्यू है, इसके साथ अपनी रफ़ी पास रखा करो, फ़ौरन रफ़ी खोला और देखा, इस तरह आप लोगों को ज़्यादा रिटेन होगा। सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स इज दैट इज ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन, जबकि इंटरकलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक के अंदर होती हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लिएटेड की बात करें तो स्केलेटल आपके पास मल्टी, और कार्डियक क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड या मोनो, ठीक है। और जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो वैसे दोनों में कॉमन होती हैं। अगर इधर लैक ना लिखा होता और हाली लिखा होता टी ट्यूब्यूल्स, तो आपके पास ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन और टी ट्यूब्यूल्स दोनों में होंगे। कर ले, होल्डिंग 3 बुक्स हैं, 4th बुक ऐड किया तो लिव फॉलिंग ऑफ बैक, ठीक है, कॉजिंग फॉलिंग ऑफ बुक्स। रिफ्लेक्स इन्वॉल्व इज दैट इज आपके पास इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स जीटीओ ऑर्गन्स के साथ जोन सा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, दैट इज आपके पास, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बियर वाला निमोनिक, बी से था आपके पास बेसोफिलिया, ई से था ए से यूक्रोमेटिन, ए से मैंने बताया कि आपके पास से एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और आर से आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प। और ये बेसिकली क्योंकि फ्रीली फॉर्म में तो लाइटली स्टेन्ड होंगे, ये भी अभी एक एमसीक्यू आया हुआ था, लाइटली स्टेन, ठीक है। अच्छा, तो अब एमसीक्यू है कि ट्रू क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव, गलत, ये यूक्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, हाँ, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, फिर इधर से आपके पास वो जो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, फिर डीएनए। न्यूक्लियोलस फॉर्म डीएनए, तो इट इज द न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जो सब यूनिट्स होते हैं ना आपके पास ऐसे 30 और 50 सब यूनिट, और वो सारा। अच्छा, सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, तो वो क्या आपके पास मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है। स्मूथ मसल्स में आपके पास कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स है, इधर आपके पास कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, आरपीई एंड सेंसरी रेटिना, व्हाट इज आरपी, रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम, ठीक है, ये आउटर लेयर होती है। अच्छा जी, सेंसरी रेटिना बोथ टुगेदर बाय, इन दोनों को हाँ जी, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स वगैरह। जो हमारे पास होता है ना थायराइड वाले पेशेंट्स, उसमें भी बेसिकली गैस की एक्यूमुलेशन हो रही होती है। और ये जो ये सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम को कंबाइन किए हुए आपके पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज आपके पास कार्डियक मसल्स, सीलियाज, ठीक है, एपिकल उस पे होती हैं, वो उधर भी आपको चाहिए होता है। ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल में क्या, दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, मल्टी है नहीं, स्ट्राइशंस है नहीं, टी ट्यूब्यूल्स है नहीं। चलो, इधर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द न्यूरोनल एक्टिविटी इन एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात आ गई, विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीज द न्यूरोनल एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे अब कन्फ्यूजन होगी दो चीज़ों की, एक है एक्साइटेबिलिटी, तो इसका और कैल्शियम का है इनवर्स रिलेशन। तो अगर न्यूरोनल एक्टिविटी कम है तो कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, पहली चीज़ उसने ये दी ही नहीं है, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपका जो उनसे है एक्साइट कौन कर रहा है और रिलैक्स कौन कर रहा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिलैक्स स्टेट है या आपके पास दूसरी स्टेट है? नो एक्शन पोटेंशियल। नो एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज डीपोलराइज नहीं हो रहा बल्कि वो रिलैक्स स्टेट में। तो ये आपके पास कौन करा रहा है, हाइपोकैलिमिया किस तरह है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। अगर यहाँ पे हाइपरकालीमिया होता तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाना था, क्योंकि पोटाशियम ने अंदर जाना था और बाहर से अंदर जाना था, तो रिपोलराइजेशन हो जानी थी, मेम्ब्रेन जल्दी रिपोलराइज होनी थी, उसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जानी थी।
नेक्स्ट यहाँ पे डिपोलराइजेशन उसने स्टार्ट हो पूछा, जाती है। हाँ जी, अब उसने कहा डिक्रीज द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, तो डिक्रीज कैसे न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होगी, वो हाइपोकैलिमिया कर देंगे। पोटाशियम होगा नहीं तो रिपोलराइजेशन नहीं होगी, तो वो नर्व जो है वो डिपोलराइजेशन की तरफ सेकंड फेज में नहीं जाएगी। सेकंड फेज में नहीं जाएगी। और वो जो पीछे भी एमसीयू था ना, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें वो सोडियम वाला था, वो भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जो डॉक्टर उसामा ने दिया। और अगर लेट्स सपोज अगर और किसी को पोटाश, हम्म हाँ, कैल्शियम का इसके साथ इसलिए है, कैल्शियम गाइड गाइड करते हैं और सोडियम चैनल्स को। जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो वो सोडियम को अलाउ ही नहीं करते कि वो डिपोलराइजेशन करे। तो न्यूरो जो डिपोलराइजेशन तभी होगी जब सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से जो है वो ये जो है ना, कैल्शियम चैनल्स जो है ना वो गार्ड करते हैं उसको, सोडियम को की परमेबिलिटी को लो करते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि हाइपोकैलिमिया और हाइपर कैल्सीमिया, डिक्रीज द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। ओके, थैंक यू डॉक्टर उसामा। और दूसरी चीज़ है, लेट्स सपोज अगर ये कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर उसामा ने दिया है किसी को नहीं रिटेन होता, एग्जाम्पल बहुत से लोग सिर्फ रट्टा लगा के जाने की नीयत में होते हैं, तो उसके लिए भी ये कि ये डिक्रीज और रेस्टिंग मेम्ब्रेन और डिक्रीज पोटेशियम, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेशन वाला। मगर उसके लिए जिसने रट्टा लगाना है उसको इसके की पॉइंट्स भी उठाने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए। चलें जी आगे। पेशेंट है वॉमिटिंग है, डेवलप हाइपोकैलिमिया, सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, patient has given IV potassium which how will it enters intracellularly। तो बेसिकली आपने सेल के अंदर पोटेशियम को एंटर करना है, उसको हाइपोकैलिमिया हुआ था, आपने उसको आईवी पोटेशियम दिया, तो दैट इज आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप। अब हाइड्रोजन पोटेशियम पंप कहाँ पे है, जहाँ पे बेसिकली ओमेप्राजोल वगैरह और पीपीआईज वगैरह करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द, और ये मैकेनिज्म बेसिकली जो हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन भी हमारा क्या करता है कि पोटेशियम को इनसाइड सेल करता है, कौन से उससे, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, इसीलिए ये इसको स्टिमुलेट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीज द न्यूरोनल एक्टिविटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब देखो, इंक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी और एक्साइटेबिलिटी इन आरएमपी, तो वो आपके पास हो गया हाइपर कैलीमिया, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया भी है, एक्साइटेबिलिटी इन, अब देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना डाला होता इधर, लेट्स सपोज ये लो, फिर आप क्या आंसर करोगे? हाइपोकैल्सीमिया, फिर तो ये ठीक है। कैल्शियम, हाँ जी, हाँ कैल्शियमिया जी, वाला आएगा। जी, ठीक है। इसलिए ये वाले पॉइंट को बहुत फ़ोकस करना है, ये वाले को। अब ये इस दफ़ा तो ख़ैर मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोग देखते नहीं हैं और बस चलो जी ये कर दिया। अच्छा, जी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड इंक्रीज़ इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये कैल्शियम आयन के थ्रू IP3 मैकेनिज़्म वाले की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और CCK भी बल्कि इसी के थ्रू है, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि ADH कौन-सा वाला, और जो जो सिमिटीडीन वाले रिसेप्टर्स हैं वो, ये दोनों किस तरह होंगे? ADH2 या 1, इधर कौन-सा होगा ऑक्सीटोसिन के IP3 के साथ? ये मेरे ख्याल 2 वाला होता है शायद, ये याद वो नहीं एक है। मिनट। बात करी है, वो है तो प्रेस्टिन जो वो एक्वापोरिन चैनल वाले थे। हाँ वो जी, यार लेकिन उसमें ADH1, 2, एक सेकंड में देख के बताती हूँ। ADH में आपके पास IP3 से है जी टाइप 1, ठीक है, जो कि पड़े हुए हैं आपके पास वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, 1 वाले हैं ये, ठीक है। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, लिवर में और ब्रेन में, ये IP3 और डैग वाले मैकेनिज्म से इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम के थ्रू और फंक्शन करेंगे आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जबकि V2 वाले किडनी के अंदर है, कलेक्टिंग डक्ट्स में कैंप मैकेनिज्म से काम करेंगे, GS थ्रू स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, और ये करेंगे वाटर रीअब्जॉर्प्शन थ्रू एक्वापोरिन 2, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया, और दूसरा मैंने आपके पास सिमिटीडीन वाले पूछे हैं आपके पास H रिसेप्टर्स, वो कौन से मैकेनिज्म से हैं, उसका मुझे मिल नहीं रहा।
मैडम ये तो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं है? क्या डॉक्टर साहब, सिमिट्री? जी। हाँ, लेकिन मैं रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ कि वो कैसे करेगा। तो ये है आपके पास H1 रिसेप्टर, इधर भी H1 रिसेप्टर है। H1 रिसेप्टर दैट इज आपके पास टाइप 1, ठीक है। ये आपके पास IP3 और डैक मैकेनिज्म से करेगा, और H2 करेगा बाय टाइप 2 कैंप मैकेनिज्म, ठीक है। चलो जी, हो गया हमारे पास H1 रिसेप्टर्स और H2 एंटी, सॉरी वो सिमिट्रीन वाले नहीं, एंटी हिस्टामिन। लेट मी नो इफ यू वांट टू कंपेयर बस, ठीक है, ओके। Which intracellular junction is like a spot weld between two cells? तो ये आपके पास है डेस्मोसोम्स, और जो सेल टू सेल होगा बिल्कुल सब्सटेंस को नहीं जाने को देगा, दैट इज आपके पास टाइट जंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग? तो दैट इज कैल्शियम होना चाहिए, ATP होना चाहिए, ग्लोबुलर हेड होना चाहिए। तो मैंने आज आप लोगों को बताया था कि ये जो ग्लोबुलर हेड है इसके अंदर ये बीटा हैवी चेन होते हैं, और नीचे जो सा ये वाला पार्ट है ये आपके पास इधर ATP की, ये ADP में कन्वर्शन होगी और फिर सारा मैकेनिज्म होगा। तो ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। ATP प्रोडक्शन के लिए मायोसिन का लाइट चेन, और हैवी चेन जो है वो आपके पास जो ऊपर इसने लगना है विद ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है, ये वाला होगा हैवी चेन। चलो, लिफ्टर was lifting weight in a competition, suddenly his arm gave up and dropped the weight, what is the responsible for it? That is आपके पास गोल्जी टेंडन। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन occurs through, तो अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन आपके पास हो गई। अल्कोहल मैंने आगे इथानॉल भी बताया था कि ये आपके पास पेरोक्सिसोम्स के साथ है, इथानॉल, ज़ेल्वेगर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अपना फैटी एसिड्स, ठीक है। एथेनॉल आपके पास कार्बोहाइड्रेट है या फैटी एसिड है, मतलब कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर होता है, बताओ। अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल है या फैट के अंदर? फैट फैट फैट, फैटी ठीक, एसिड्स। फैट नेचर जी, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर मेरीन मुझे एथेनॉल के मेटाबॉलिज्म बताइए। मैडम मेथनॉल के ऊपर एक्ट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, जो एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके ऊपर फिर एक्ट करता है एसीटेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इनहिबिशंस भी बता दो दोनों की। जो हमारे पास कन्वर्जन हो रही है एथेनॉल के अंदर, जिसमें एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, उसके ऊपर फ्लूम फ्लूक FLU से कुछ एक्ट करता है, वो मुझे जहन से निकल गया है। और ठीक जो है, डाइसल्फिम है ना, वो उसके ऊपर एसीटेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर इनहिबिट कर रहा होता है। तो ठीक है। एथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर एथिलाइन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग पे अंदर हम लोग वो देते हैं डाइसल्फिम। डाई, ठीक है, ठीक है, डाई सल डाइसल्फिम, सल्फर, DISULFRIM। डाइसल्फाइड, ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर, बाकी जोन से हैं दो, ठीक है। डॉक्टर आयशा, आप भी ऑब्वियसली लेट ही आए हो। ये ना जो बायोकेमिस्ट को प्लीज़ एक दफ़ा थॉरोली देख लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ना ईद पे जो टाइम मिलेगा, तो ईद तक जितने टॉपिक्स हो जाएंगे उनके मैं आप लोगों को ना कंपाइल्ड नोट्स बना के तो भेज दूँ, ताकि आप लोग बार बार बुक्स ना छांटियाँ करनी पड़े, फिर बंदे को होता है कहाँ लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ वो। हाइपर एक्सेप्टेबिलिटी, और मैं कोशिश करूंगी जो मैंने बनाया हुआ इसका भी PDF शेयर कर दूं अगर मुझसे हुआ तो। हाइपर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन मैडम मतलब, जी। सॉरी, ये बात मैं कर रही हूँ, ये ना जो फोर्थ एडिशन है ना, ये चेंज है काफ़ी। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने तो ये डॉक्टर उसामा ने ही बल्कि मुझे PDF दिया था। थर्ड तो